सबसे पहले इंडस्ट्री होता क्या है? हाँ, इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक प्लेस है जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होता है। इंडस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्री यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। एक सिंगल को मिल कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो। जैसे अगर कहीं पर एक मिल, जैसे शुगर मिल, फ्लोर मिल, ठीक है, या एक फैक्ट्री है, पर कलेक्शन ऑफ सिमिलर फैक्ट्रीज और कॉल्ड एज इंडस्ट्री। अब समझ आया इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक बड़ा शब्द है, कॉमन टर्म है, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्रीज की, तो सारे शुगर मिल्स जुड़ जाएं तो बन जाएगी शुगर इंडस्ट्री। क्लियर है? इंडस्ट्री क्या है? बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्ट्स बनाती है, न्यू एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाती है फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल है, शुगर इंडस्ट्री क्या करती है? शुगर केन से शुगर बनाती है। उसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है? हाँ, ये एग्रो इंडस्ट्री का एग्जांपल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है? कॉटन से क्लॉथ बनाती है। देखा, कॉटन से क्लॉथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बात करेंगे क्यों जरूरत है देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, क्या जरूरत है इंडस्ट्रीज बनाने की। तो सोचिए, अगर हम दुनिया से मुकाबला करना चाहते हैं, अमेरिका से, जापान से कंपेयर करना चाहते हैं, चाइना से तुलना करना चाहते हैं, तो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। क्योंकि एग्रो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो देश की तरक्की करनी है, देश को फॉरेन रिजर्व्स कमाना है, तो इंडस्ट्री बनाना है। तो इंडस्ट्रीज हेल्प करती है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में, क्योंकि इंडस्ट्रीज लाखों लोगों को रोजगार देती है। और क्या करती है? इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथ देती है हमारे एग्रीकल्चर को। वो कैसे? अब सोचिए, फार्मर्स को ट्रैक्टर चाहिए, फार्मर्स को फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट्स चाहिए। कौन दे रहा है उनको? फार्मर्स तो नहीं बना रहे हैं, ये सब इंडस्ट्रीज बना के दे रही है। तो सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, है ना। और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड इक्विपमेंट्स जो देश की डिफेंस में मदद करते हैं। सोचिए, देश की सुरक्षा के लिए जो गन्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, बुलेट्स चाहिए, कौन दे रहा है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं फास्ट मूविंग वर्ल्ड में मुकाबला करने में, एडवांस टेक्नोलॉजी और नो हाउ में। तो अगर हम दुनिया से मुकाबला करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं डेवलप कंट्री की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, वरना हम रेस में हार जाएंगे। ठीक है ना। अगर दुनिया की ताकत बनना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। जैसे रॉ मटेरियल कहां है? देखिए, इंडस्ट्रीज वहीं लोग खोलना पसंद करेंगे जहां पर रॉ मटेरियल मिल जाए। क्या? जहां पर रॉ मटेरियल मिल जाए। अब इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल अगर बहुत दूर होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, नतीजा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी आएगी, आप सामान बेच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज कहां होती हैं? जहां पर नियर टू दी रॉ मटेरियल। समझ में आया? और क्या है? वाटर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पानी का ट्रीटमेंट जरूर चाहिए होता है। मतलब पानी एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, ठीक है। इसलिए पानी भी होना चाहिए आसपास, वाटर सप्लाई होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? बिजली चाहिए। क्यों? अब सोचिए, इंडस्ट्रीज है तो ज्यादातर मशीन्स किससे चल रही हैं? बिजली से, पावर से चल रही है। तो इसलिए एनर्जी, वो भी हाई सोर्स ऑफ पावर, नॉन कटने वाली बिजली नहीं चाहिए, लगातार चाहिए, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोचिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जहां पे बहुत सारा स्मेल्टिंग होता है, आयरन को पिघलाना होता है, एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रीज तक पहुंचना चाहिए। और जब इंडस्ट्री उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे तो इंडस्ट्री से उठा करके क्या करना? मार्केट्स तक रॉ मटेरियल को ले जाना। ये दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। और क्या चाहिए? लेबर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कुछ लेबर्स पे डिपेंड करती है, वो भी चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए। ऐसे लेबर जो एफिशिएंट है, और अनस्किल्ड भी लेबर चाहिए। ये तो हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कुछ कमर्शियल फैक्टर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की मदद चाहिए, पैसे चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। हाँ, अब गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करेगी तो सोचिए कैसे इंडस्ट्री चलेगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका चैप्टर है आज हमारा, ये अभी चैप्टर ही चल रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं, इसलिए इसका नाम है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जांपल है कॉटन, जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीनों ही क्या कर रही हैं? एग्रीकल्चर से अपना प्रोडक्ट ले रही हैं, रॉ मटेरियल। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये मिनरल्स पे डिपेंड करती है, मिनरल्स चाहे मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो। मिनरल क्या होते हैं? जिनके खुद के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, टूल्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब किस पे डिपेंड है? मिनरल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज अपना रिसोर्सेज फॉरेस्ट से लाती है, जैसे वुड, लैक, टोबैको, रेजिन, ये सब कहां से निकलते हैं? जंगलों से मिलने वाला पदार्थ है। जंगलों से मिले पदार्थ को लोग डिफाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाम है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये एनिमल्स को यूज करके या एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे कि वुलन, ऊन किससे मिलता है? शीप से मिलता है। सिल्क, सिल्कवॉर्म से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, काउ, बफेलोज, लेदर, हाइड्स ऑफ एनिमल से मिलता है, चमड़ी से मिलता है एनिमल्स की, पोल्ट्री, मुर्गी से। तो देखा, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? अब आता है इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोडक्ट के नेचर पे। जैसे हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज क्या करती है? कैपिटल गुड्स बनाती है, अर्थात बड़ी बड़ी मशीनरी बनाती है, और या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बनाती है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनको कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये इंडस्ट्रीज बड़े प्रोडक्ट बनाती है, इसके लिए वो बहुत पैसा लगाती है, हैवी कैपिटल लगाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाती है, तो इसका रॉ मटेरियल भी हैवी है और इसका आउटपुट भी बल्कि है, इसीलिए इसका नाम है हैवी इंडस्ट्री। क्या? हैवी इंडस्ट्री। एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब लोहा बनाने के लिए बहुत सारा कोयला, बहुत सारा आयरन ओर चाहिए, जिसको बहुत हाई टेंपरेचर पे हीट करना पड़ता है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में उसको हीट करते हैं, पिघलाते हैं, और उसको आयरन एंड स्टील के रॉड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हैवी इंडस्ट्री हो गई। दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। लाइट मतलब ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसके प्रोडक्ट भी हल्के होते हैं, कैपिटल भी कम चाहिए,
और सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर भी इसमें कम चाहिए। जैसे साइकिल बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाना हो, छोटे मोटे चीजें बनाने वाला, आपकी स्टेशनरी बनाने वाली, पेन पेंसिल बनाने वाली, नोटबुक छापने वाली कंपनी कैसी है, जहां प्रिंटिंग प्रेस हो रहा है वहां कैसा है, लाइट इंडस्ट्री, समझ गए, हल्का हल्का प्रोडक्ट बनाती है। अब आता है इंडस्ट्री जो कि उसके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, मतलब कितना पूंजी लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे और कितना सेल होगा। अब सबसे पहले आती है माइक्रो। सारे इंडस्ट्रीज में सबसे छोटी इंडस्ट्री होती है माइक्रो। माइक्रो इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ रुपया आपने लगाया प्लांट एंड मशीनरी में और टर्नओवर 5 करोड़ तक है, सेल कितनी है 5 करोड़ तक। अगर 1 करोड़ तक पैसा लगाया आपने प्लांट इक्विपमेंट्स खरीदने में। अब ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री, ध्यान से सुनिए, ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री मैंने कहा, या कारपेट बनाने वाली इंडस्ट्री, साड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसके ऊपर आती है कौन सी, स्मॉल। यहां पे 10 करोड़ चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम कितना, 10 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। और टर्नओवर कितना चाहिए, 50 करोड़। अब इससे बड़ी कर दो, साइकिल लगा दो, साइकिल लगा दो, सिलाई मशीन बना दो, ऐसी इंडस्ट्रीज को स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आ जाओ मीडियम स्केल। इनके ऊपर टर्नओवर कितने का है, टर्नओवर है 250 करोड़ से ज्यादा नहीं, और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 करोड़। 50 करोड़ का आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और 250 करोड़ से देखकर टर्नओवर नहीं है, मीडियम स्केल है। तो इससे ऊपर आ जाओ मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना, मोबाइल इंडस्ट्रीज, तो ये लोग कहां पे आते हैं, मीडियम स्केल। और उसके ऊपर चले जाओ लार्ज स्केल, तो अब 100 करोड़ या उससे अधिक का होगा तो क्या हो जाएगा, वो लार्ज स्केल हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, मतलब वो इंडस्ट्रीज जिसके ओनर सरकार है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, तो उस इंडस्ट्री को कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे रेलवे, रेलवे की मालिक कौन है, सरकार है, इसीलिए वो पब्लिक सेक्टर है। आपने दूरदर्शन का नाम सुना है, दूरदर्शन टेलीविजन जो पहले चलते थे, वो उसकी मालिक कौन है, गवर्नमेंट। तो ये कौन सी है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसको प्राइवेट लोग ओन करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे अंबानी फैमिली ओन करती है रिलायंस इंडस्ट्री को। टाटा, रतन टाटा जी का भी रिसेंटली स्वर्गवास हो गया, ऑनरेबल रतन टाटा जी का, उनकी इंडस्ट्री टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इसके बाद आता है जॉइंट, जहां पर दोनों जन मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग, जैसे इपिक टाटा, ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। दूसरा है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ये उन लोगों द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रीज होती है जो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ज्यादातर पुअर और डिप्राइव्ड क्लास के लोग होते हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं। जैसे श्री महिला गृह उद्योग, ये औरतों की बनाई एक छोटी इंडस्ट्री है जिसका काम है क्या करना, पापड़, सब्जी, मसाले, ये एक्सपोर्ट करती है। नाम नहीं सुना होगा आपने कभी, या अमूल का नाम तो पक्का सुना होगा, क्या अमूल, AMUL। क्या तुम्हारे घर में अमूल का दूध आता है, अमूल का मक्खन आता है, अमूल की आइसक्रीम आती है, क्या कहते हैं, अमूल बहुत सारे, अमूल पनीर, अमूल चीज, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है। पर अमूल है किसका, अमूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फुल फॉर्म जानते हैं अमूल का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद नाम के शहर में डॉक्टर वी कुरियन नाम के एक महान प्राणी, एक महान व्यक्ति गए, वहां के फार्मर्स को देखा, वो गरीब हैं, उन सबको कलेक्ट किया, कोऑपरेटिव है ना, नाम सुनो, और उनसे कहा कि आपका सारा दूध हम क्या करेंगे, बनाएंगे, पैक करेंगे, बेचेंगे, और उससे जो पैसा मिलेगा आपको बांट देंगे। सोचिए, ऐसा आदमी भी है डॉक्टर वी कुरियन, इसको कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेटिव समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ लोकेशन एंड मार्केट, विलेज इंडस्ट्री कहां पे होगी, गांव में होगी, ठीक है, नाम है विलेज इंडस्ट्री। क्या बनाएगी विलेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, पटरी वर्क, फूड प्रोसेसिंग का काम करेगी, खादी का काम करेगी। दूसरी इंडस्ट्री कॉटेज, ये घरों में होती है, व्यक्ति अपने घर में इंडस्ट्री खोजता है। जैसे बनारस में लोग घर में साड़ी बनाते हैं, भदोही में जाएंगे आप, नियर बाय शहर है भदोही, वहां घर में कारपेट बनता है, तो ऐसी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्ट, बेसिक इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिसको कोर इंडस्ट्री कहते हैं, और सारी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड करती है। सोचिए, किसी भी देश को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तरक्की करना है, तो पहले बेसिक इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। इमेजिन करिए आपके देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या आप कार बनवा पाएंगे, क्या आपके घर में पंखे, फ्रेम ऑफ दरवाजे और जितने भी आयरन के प्रोडक्ट्स हैं क्या बन पाएंगे, क्योंकि बिना आयरन को तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, ये वो इंडस्ट्री है जिसपे और सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये क्या करती है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है जो आप और मैं अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कपड़ा है ना, हमारे और आपके डेली यूज की चीज है, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है। अब ब्रेड बनाएगी तो भी कंज्यूमर इंडस्ट्री है। और टेरिशरी इंडस्ट्री क्या करती है, लोगों को सर्विस देती है, ज्यादातर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब कौन है, टेरिशरी इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट में क्या है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। ये बड़ी इंडस्ट्रीज को स्पेयर पार्ट सप्लाई करती है। इमेजिन करिए मारुति को सोचिए, मारुति इंडस्ट्री क्या करती है, कार बनाती है, मारुति कार बनाती है ना, मारुति सुजुकी, तो वो उसको जो पार्ट्स चाहिए होते हैं छोटे छोटे, जैसे मारुति में बल्ब लगने हैं, तो क्या मारुति खुद अपना बल्ब बनाती है क्या, नहीं नहीं, एक छोटी कंपनी जो सिर्फ बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, कार में बल्ब लगने हैं ना, एलईडी लाइट लगने हैं ना, उनसे खरीद लेती है भाई। और इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे मारुति को शीशे चाहिए, ग्लासेस चाहिए, विंड स्क्रीन चाहिए, तो वो छोटे छोटे सामान इन एंसिलरी यूनिट से खरीद लेती है। लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है ये एंसिलरी यूनिट्स। बात करते हैं हमारे देश के इंडस्ट्रियल रीजन में। हमारा देश में इंडस्ट्रीज बड़ी अनबैलेंस्ड है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इंडस्ट्रीज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, पर वैसा है नहीं। हमारे देश में अनइवन है। कुछ एरियाज बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं जहां इंडस्ट्रीज बहुत हाई लेवल पर है, और बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे इंडस्ट्रीज भी पहुंच ही नहीं पाई है। तो हमारे देश में क्या है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो मैंने बताया हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल मिल गुजरात और महाराष्ट्र में छाई हुई है। ये दोनों स्टेट्स कॉटन प्रोड्यूसिंग के लार्जेस्ट स्टेट भी है,
सबसे ज्यादा कॉटन भी यही उगता है और सबसे ज्यादा कॉटन की इंडस्ट्री भी यही है। हाँ, दोनों स्टेट्स में। उसी तरह से शुगर सबसे ज्यादा यूपी में उगता है, तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स यूपी में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में है। जूट टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां जूट का सबसे प्रोडक्शन एरिया है। हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैंने बताया फॉरेस्ट एरियाज में आसपास जहां होगा वहां पर होगा। कॉयर प्रोडक्ट्स बनाना, कोपरा, ठीक है, एग्जांपल केरला का देखिए। कुछ तरह से कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, कुछ और एग्जांपल देखिए, कुछ मेटेलिक मिनरल्स वाली इंडस्ट्रीज हैं। हाँ, जहां पर मेटल की जरूरत पड़ती है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, तो वहां पर अब ये कहां मिलेगी आपको? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, क्योंकि जो छोटा नागपुर बेल्ट है, जो छोटा नागपुर बेल्ट है हमारे इंडिया का, वहां पे ज्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ, ज्यादातर इंडिया के मिनरल्स वहां पाए जाते हैं। आप कोई भी मिनरल जब खोदना चाहते हैं तो वहां चले जाइए, मिल जाएगा छोटा नागपुर। तो दे हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, वहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज पाई जाती है मेटल से बनाने वाली। फिर आता है कुछ इंडस्ट्रियल रीजन हमारे कहां पर है? इन रीजन पे बिल्ट है। ये हमारे देश का कुछ प्राइमरी या मेन इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्या रीजन है यहां पर? क्या रीजन है कि इंडस्ट्रीज यहां डेवलप ज्यादा है? जैसे कि हुगली बेल्ट, हाँ, जहां पे रिवर हुगली है, तो हुगली बेल्ट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ पे जूट मिल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, फुटवियर, पेपर वाला। उसी तरह से बॉम्बे पुणे बेल्ट, हाँ भाई देखिए, मैं जो जो नाम ले रहा हूं, अगर आप वहां पर रहते हैं आपको उस एरिया का पता होगा। बॉम्बे पुणे बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर और इवन केमिकल इंडस्ट्री है। ऑयल रिफाइनरी क्यों? क्योंकि वहां बॉम्बे हाई है। केमिकल इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर केमिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। आगे वडोदरा, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, अगेन यहां पर भी कॉटन ग्रोइंग एरिया है, इसीलिए यहां पर। नेक्स्ट है चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर रीजन, यहां पर चीप कॉटन अवेलेबल है, इसीलिए यहां पर कॉटन इंडस्ट्री है। उसमें कुछ प्लेस है, मेट्टूर, शिव समुद्रम, है ना, इन सब एरियाज में। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, ये किसके लिए फेमस है? कॉटन एंड सिल्क के लिए। हाँ, साउथ की सिल्क वर्ल्ड क्लास है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बनारस की सिल्क पूरी दुनिया में जानी जाती है, हाँ, बनारसी सिल्क, वैसे साउथ की सिल्क बहुत अच्छी जानी जाती है, उसमें मदुरई इसलिए फेमस है। फिर उसी तरह छोटा नागपुर मैंने कहा इंडस्ट्रीज ऑफ मिनरल्स के लिए, हाँ, माइंस एंड मिनरल्स के लिए, खास करके कोल, पेट्रोलियम, है ना, और एल्यूमिनियम, ऐसे मिनरल्स जो खदानों में निकले जाते हैं वो यहाँ बहुत पाए जाते हैं। उसी तरह से दिल्ली, मथुरा, सुल्तानपुर, सहारनपुर, अंबाला रीजन। आइए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज जो कि कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। उसका पहला एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री। स्क्रीन पर आप देखिए शुगर इंडस्ट्री दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है आपको? तो शुगर इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल के बाद सेकंड नंबर आता है। कॉटन भी याद रखिएगा, टेक्सटाइल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि कॉटन एग्रीकल्चर से मिल रहा है, उसी से गन्ना भी एग्रीकल्चर से मिल रहा है। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ये बड़ी सी, ये शुगर मिल दिख रही है। तो शुगर क्या करती है? शुगर केन क्या करता है? कैश क्रॉप होता है, इसको क्रश किया जाता है फैक्ट्रीज में और यहां से शुगर, गुड़, खंडसारी, ये सब बनाया जाता है। आइए एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे क्या क्या बनते हैं। तो जहां शुगर इंडस्ट्री है उनके साथ क्या क्या निकलता है? शुगर तो मेन प्रोडक्ट है ही, साथ में गुड़ और खंडसारी निकलता है, दोनों तो यूज कर लेते हैं। गुड़ भी लोग खाते हैं, मैं तो खुद खाता हूं गुड़। हाँ, तुम लोग से भी कहूंगा गुड़ खाया करो। सर गुड़ क्यों? गुड़ में आयरन होता है। हाँ, गुड़ में मिठास होती है, वो चीनी से ज्यादा फायदेमंद है। चीनी तो आपको नुकसान कर सकती है, गुड़ नुकसान नहीं करता है। हाँ, ठीक है, गुड़ इज गुड फॉर हेल्थ। तो गुड़, खंडसारी, पर इससे और क्या निकलता है? इससे निकलता है मोलेसेस, बैगीज और प्रेसमड। अब एक एक करके देखेंगे। अब आप देखिए कैसा लिक्विड दिख रहा है, दिख रहा है? स्क्रीन बड़ा करके देखिए। तो मोलेस क्या है? ये एक तरह का अल्कोहल है जिससे लिकर या शराब बनाई जा सकती है, या पावर अल्कोहल जिससे बिजली पैदा की, रम बनता है इससे। हाँ, देसी शराब नाम सुना है ना, इससे बनती है। अगला क्या है? बैगीज। देखिए स्क्रीन पर बैगीज, कुछ घिसा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, जिस गन्ने को रस निकाल दिया गया हो, एकदम उसको रस चूस लिया हो, तो बनता है बैगीज। बैगीज का क्या करते हैं? स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, इसको जलाते हैं पावर के रूप में, बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। और क्या यूज करते हैं? प्रेसमड। प्रेसमड वैक्स बनाने के, कार्बन पेपर बनाने में और शू पॉलिश बनाने में काम आता है। देखिए प्रेसमड कैसा दिख रहा है, काला सा दिख रहा है ना। हाँ, ये सब है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दी शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन के रिफाइनिंग के बाद ये प्रोडक्ट्स बचते हैं, तो इनका भी काम हो जाता है। बड़े कमाल की चीजें हैं सारी। आइए शुगर इंडस्ट्रीज के लिए लीडिंग स्टेट्स देखिए। सबसे पहले आ गया महाराष्ट्र, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट मेरी टाइम है ना, समुद्र के पास का क्लाइमेट है, तो वहां पर क्रशिंग जो सीजन है वो बड़ा हो जाता है, शुगर क्रशिंग का ज्यादा समय मिल पाता है, यही फायदा है उनको। जो भी मेरी टाइम वाली प्लेस होगी, मतलब समुद्र के इलाके के नजदीक होगा, जहां एक्सट्रीम्स ऑफ टेंपरेचर नहीं होता है, वहां पे क्रशिंग सीजन, मतलब शुगर को क्रश करना, जूस निकालना ज्यादा पॉसिबल होता है। नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर हैं? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद। हाँ, मेरे बहुत सारे सुपरस्टार इन्हीं में से किसी शहर में भी होंगे। नेक्स्ट है पेनिनसुलर, साउथ में बहुत तेजी से शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है और नॉर्थ की शुगर इंडस्ट्री धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। सच कह रहा हूं वैसे, अभी बताऊंगा क्यों। तो तमिलनाडु सबसे हाई पर हेक्टेयर शुगर केन ग्रो करने वाला रीजन है। वहां पर शुगर सुक्रोज कंटेंट भी ज्यादा है, मतलब वहां का गन्ना ज्यादा मीठा है, ज्यादा चीनी पैदा करने वाला है, और वहां पे क्रशिंग सीजन फिर से लॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा मैरीटाइम क्लाइमेट है, समुद्र के किनारे है। तो क्यों इंडस्ट्रीज साउथ में शिफ्ट कर रही है? क्यों चीनी की मिले साउथ जा रही है? अब बताते हैं। सबसे पहला रीजन है साउथ इंडिया में मैरीटाइम क्लाइमेट है, मैंने बता दिया। वहां पे ना लू चलती है ना फ्रॉस्ट है, ये दोनों ही शुगर के लिए अच्छे नहीं है, वहां ऐसा नहीं है। वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत फर्टाइल है और फर्टिलिटी हाई है। वहां पे क्वालिटी ऑफ शुगर अच्छी है, शुगर केन की क्वालिटी अच्छी है। वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, शुगर मिल और फार्म्स नजदीक नजदीक है, शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया और फार्म पास पास में। और तो और साउथ इंडिया में शुगर केन के लिए बड़े बड़े कोऑपरेटिव फार्म्स लगाए गए हैं, अर्थात फार्मर्स मिल करके क्या कर रहे हैं?
फार्मिंग कर रहे हैं और एक साथ मिलकर आउटपुट पैदा कर रहे हैं। फायदे में है वहां पर किसान, और क्रशिंग सीजन वहां पे लॉन्ग है क्योंकि मैंने कहा मैरीटाइम क्लाइमेट है वहां पर, भाई महाराष्ट्र वाला फायदा मिलेगा। इसीलिए शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। प्रॉब्लम्स क्या है शुगर इंडस्ट्री वालों को? मैंने कहा प्रॉब्लम है कि लो यील्ड, पुअर यील्ड, लो सुक्रोज कंटेंट, अर्थात चीनी कम है, मिठास कम है। वैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर गन्ना कट गया, एक बार खेतों से कट गया, तो 24 घंटे के अंदर से उसको क्रश कर देना जरूरी है, मतलब उसमें से रस निकालना जरूरी है, वरना उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए प्रॉब्लम है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई है, ये भी समस्या है। किसका प्रोडक्शन हाई है? हाँ, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। अरे आसान नहीं है, गन्ना एक बल्की प्रोडक्ट है, भारी प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, फैक्ट्रीज पे बहुत प्रेशर रहता है हार्वेस्ट सीजन पे। नेक्स्ट है शुगर की सप्लाई इरेगुलर है। चलो अगली इंडस्ट्री, ध्यान से देखो, स्क्रीन बड़ा करो, आप देखेंगे आपको बहुत सारा कॉटन दिखाई देगा इसमें। तो कॉटन इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इंडिया एक लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री वर्ल्ड की, हाँ वर्ल्ड की। सोच लीजिए, कपड़े में हम सबसे नंबर 1 है। और कपड़ा दो तरह की इंडस्ट्री में बनता है, हैंडलूम और पावरलूम। हैंडलूम मतलब हाथ से, जहां पर हाथ से लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, जैसे गांधी जी करते थे, चरखा पहले बनाते थे। चरखे से सिर्फ क्या निकलता है? तागा निकलता है, कपड़ा नहीं निकलता है। हाँ, चरखे से तागा बनता है। और पावरलूम, तो हैंडलूम मतलब हाथ से कपड़ा बनाना, और पावरलूम मतलब मशीन से। हाँ, दोनों तरह से हमारे यहाँ काम होता है। जो पावरलूम है ज्यादातर बड़े स्टेट्स में अवेलेबल है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में क्या है? पावरलूम है। और हैंडलूम कहां पे अवेलेबल है? मुंबई और अहमदाबाद में अवेलेबल है। इवन वाराणसी में हैंडलूम अवेलेबल है। हाँ मैं सही कह रहा हूं, हमारे बनारस में हैंडलूम अवेलेबल है। अब कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स कहां कहां हैं? तो दो बड़े सेंटर मैंने पहले बताया, जहां सबसे ज्यादा कॉटन उगेगी वहीं पे कॉटन टेक्सटाइल होगी। कहां है? महाराष्ट्र और गुजरात में, ये दो सबसे बड़े हैं। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, वो इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। कई बार उसको बोलते हैं कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। क्या क्या बोलते हैं? कॉटन पॉलिस। वैसे कॉटन पॉलिस किस शहर को कहा जाता है वर्ल्ड में? बोला जाता है लंका शहर को। जब लंका शहर कौन है? अरे भाई, इंग्लैंड का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर। हाँ, इंग्लैंड में एक शहर है लंका शहर, नाम सुना ना इंग्लैंड? हाँ, लंदन में, सॉरी लंदन मैंने बोला, लंदन तो कैपिटल है। इंग्लैंड में एक शहर है, यूके में एक शहर है लंका शहर। ठीक है, तो उसी तरह से लंका शहर की तरह इंडिया, मुंबई, इंडिया का मुंबई जो है वो हमारा लंका शहर है। उसी तरह दूसरा शहर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगेन मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जो कि अपने कॉटन टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है। क्लियर? ये दोनों ही हमारे देश के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर है। सवाल है ये दोनों क्यों? तो रीजन बता दिया, रॉ मटेरियल इनके नजदीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है दे हैव नियर टू द रॉ मटेरियल। हाँ भाई, वहीं फार्म्स है और वहीं फैक्ट्री भी है, और क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है क्योंकि वहां पर फ्रॉस्ट फ्री 200 दिन उपलब्ध है। कहां पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में। और फ्रॉस्ट सबसे बड़ा दुश्मन होता है कॉटन का, और वहां कॉटन अच्छा ग्रो करता है, सुपीरियर स्टेपल कॉटन वहां ग्रो करता है। और क्या फायदा है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त है, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, पोर्ट एरियाज है ताकि एक्सपोर्ट कर सके। हाँ भाई, कॉटन बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, और लेबर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। भाई पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, ये फायदे। अब प्रॉब्लम किनकी? इन टेक्सटाइल मिल्स की भी प्रॉब्लम है। हाँ, सब अच्छा ही नहीं है भाई, कुछ परेशानी होगी। पहला परेशानी है इनके पास कि इनके पास रॉ कॉटन की कमी है, और कॉटन तो है, गुड क्वालिटी कॉटन की कमी है। और क्या है? ज्यादातर इंडस्ट्रीज सिक हो गई है। सर सिक क्या? इंडस्ट्री बीमार हो गई है, उनको फीवर आ गया? नहीं, जब इंडस्ट्रीज आउटडेटेड हो जाती हैं, उनके मशीन्स पुराने हो जाते हैं और उनको वो लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, इसे कहते हैं सिक इंडस्ट्री। तो एक ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे बदलाव नहीं हो पा रहा है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्टिविटी लो है, कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रहे हैं लोग, कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही है। हाँ, मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ना मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, ये इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज है। और प्रॉब्लम क्या है? लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत सारे फॉरेन कंट्री में पहले एक्सपोर्ट करती थी, अब उनका फॉरेन मार्केट छूट गया है। सर कैसे छूट गया? किसने छीन लिया? चाइना ने छीन लिया, उन देशों ने छीन लिया जो हमसे सस्ते में कॉटन बेच रहे थे। हमारा नुकसान हो गया, हमारी इंडस्ट्रीज का नुकसान हो गया। और क्या समस्या है? इनएडिक्वेट प्रोडक्शन। हमारे यहाँ बहुत डिमांड है कॉटन टेक्सटाइल की। अरे भाई 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया, तो हमारी खुद की आबादी को कपड़े चाहिए भैया। हाँ, इतनी बड़ी आबादी है, तो हमारे पास अपने लिए कॉटन अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, और प्रोडक्शन सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पावर सप्लाई नहीं होता। और प्रॉब्लम क्या है? मशीनें ऑब्सोलीट यूज कर रहे हैं, पुराने जमाने की यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड मशीन यूज कर रहे हैं, रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, यूज कर रहे हैं 18वीं सदी की मशीन। कर पाएंगे मुकाबला फॉरेन कंपनी उसका? कभी नहीं कर पाएंगे। आइए एक और इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिल्क इंडस्ट्री। ये भी एग्रोबेस इंडस्ट्री है। सर वो कैसे? अरे सिल्क वॉर्म मलबरी नाम के एक पेड़ पे ग्रो करता है। हाँ, एक कीड़ा होता है, हाँ सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, और जब ये लार्वा स्टेज में होता है तो ये अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या करता है? अपनी सलाइवा, अपनी थूक लपेट लेता है और सो जाता है। हाँ, ककून बना के सो जाता है सिल्क वॉर्म। समझ गए? किस पेड़ पे सोता है? मलबरी नाम के ट्री पे सोता है। समझ गए? और इसी सिल्क वॉर्म को जब ये सो रहा होता है लार्वा स्टेज से, निकाला जाता है, बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, और उससे सिल्क निकाल दी जाती है। लार्वा को मार दिया जाता है। अब समझ में आया सिल्क कैसे बनती है और क्यों इतनी महंगी होती है? अरे सिल्क वॉर्म कलेक्ट करना है भाई, बहुत मुश्किल काम है। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है, और सिल्क मिलता किससे? सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म को
ग्रो करना, रियर करना, पालना, इसे कहते हैं सेरिकल्चर। हाँ भाई, ये कला है, ये टेक्निक है जिसमें सिल्क वॉर्म को किसान अपने खेतों में पालते हैं, ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिसमें सिल्क वॉर्म ग्रो कर सके। ठीक है, और 4 वैरायटीज ऑफ सिल्क है, मैंने चारों वैरायटीज का फोटो भी रखा है। 4 वैरायटी कौन सी है? मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। चारों का डायग्राम भी देखिए तो सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है मलबरी, सबसे बड़ी से। मैंने कहा ना, मलबरी नाम का पेड़ है, उसकी लीव्स को खा करके सिल्क वॉर्म जिंदा रहते हैं, नहीं जानता ना ये बात। और उसी की लीव्स में वो क्या करते हैं, जब वॉर्म्स बड़े होने लगते हैं तो कैटरपिलर बन जाते हैं, लार्वा के बाद कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा स्टेज में आते हैं, उसी समय जाके वो सो जाते हैं। उस समय क्या करते हैं, वो अपने ऊपर क्या करते हैं, ककून बना लेते हैं, अपने ऊपर एक अपनी स्लाइवा का घर बना लेते हैं। ठीक है, उसी से निकलता है। देख लीजिए चारों आपको दिख रहे हैं, दिखा आपको चारों। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा मलबरी सिल्क हमारे देश में पाया जाता है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क है। बात करेंगे मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा शहर? बेंगलुरु। हाँ, अगर आप बेंगलुरु के हैं, साउथ के हैं, हाँ मेरे सुपरस्टार हैं, तो सिल्क आपके यहां जबरदस्त क्वालिटी का है, आपकी सिल्क वर्ल्ड फेमस है। बेंगलुरु, मैसूर, कोलार। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चित्तूर, विशाखापट्टनम, तेलंगाना में महिबूपुरम और करीमनगर, ये हमारे यहां सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है। अभी तक आपने जितना भी देखा वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है उन्हें कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अब बारी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। कौन सी? वो इंडस्ट्रीज जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर डिपेंड करती है। सर, मिनरल क्या होता है? मिनरल्स आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट हैविंग देयर ओन डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज। जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब क्या है भाई? ये मिनरल्स हैं। आप और हम धरती में बहुत सारे मिनरल्स देखते हैं, पर मैं और आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, है ना? और ये इंडस्ट्रीज वाले उसको निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो मिनरल क्या है? नेचर में पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी खुद की अपनी एक विशेषता है। जैसे मैंने कहा आयरन ओर। बात करेंगे सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है। सर, ये 3 वर्ड बोला आपने, बेसिक इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री। क्यों इसको कह रहे हैं बेसिक इंडस्ट्री है? क्योंकि मैंने कहा बाकी सारी इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंड करती है। कोर इंडस्ट्रीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, गवर्नमेंट खुद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद चलाती है। हाँ, वेट नहीं करती है, गवर्नमेंट खुद ही चला रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील की प्राइवेट कंपनी है, वैसे सेल है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राउरकेला, भिलाई, ये इंडिया के स्टील प्लांट्स है, गवर्नमेंट के स्टील प्लांट्स है। तो ये इंडस्ट्रीज बैकबोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। इमेजिन करिए कोई दूसरी कंपनी है, वो ब्रेड की फैक्ट्री हो सकती है, वो शुगर मिल हो सकती है, पर उसमें सारे पार्ट्स लोहे के बने हैं, तो लोहा कहां से आया? समझ में आया ना? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आपकी कार बनती है, आपकी कार की कंपनी है, मारुति मान लेते हैं आपका नाम है, तो मारुति को क्या चाहिए? लोहा नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे यहाँ ओला बनती है, अरे भाई ओला आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है, तो किससे बनी है? आयरन एंड स्टील। तो समझ गया क्या कहते हैं? तो चाहे मशीन्स बनाना हो, चाहे इक्विपमेंट्स बनाना हो, चाहे डिफेंस के गुड्स बनाने हो, हाँ, चाहे वेपन्स बनाने हो, रेलवे ट्रैक बनाना हो, रेलवे इंजन बनाना हो, आयरन एंड स्टील के बिना संभव नहीं है। इसीलिए ये बेसिक इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है। हमारे देश में आयरन एंड स्टील बहुत तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा है। इंडिया की सबसे पुरानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है टिस्को। क्या? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि जमशेद नगर में है। जमशेद जी टाटा ने इसको बनाया था 1907 में। तो 100 साल से भी पुरानी हो गई इंडस्ट्री टिस्को। क्या यूज करती है? रॉ मटेरियल क्या है इसका? देखिए, आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा लोहा चाहिए, कोल चाहिए, मैंगनीज चाहिए, सिलिका चाहिए, फेल्डस्पार चाहिए। मैंगनीज क्यों चाहिए सर? मैंगनीज चाहिए उसको हार्ड करने के लिए, हाँ, आयरन सॉफ्ट ना हो जाए, हार्ड हो जाए, इसलिए चाहिए। स्टील मेकिंग बता दिया, आयरन से ही क्या बनता है? स्टील बनता है। आयरन रस्ट कर जाता है, स्टील रस्ट नहीं करता है। तो आयरन को स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें से इंप्यूरिटीज जो होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। सिलिका, सल्फर, फास्फोरस, लाइम, इन इंप्यूरिटीज को निकाल दिया जाता है और उसको बनाया जाता है स्टील। स्टील बनाने के लिए उसमें एक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, नाम है ओर रिडक्शन, स्टील मेकिंग और रोलिंग मिल्स। मतलब स्टील बनाने के लिए कई सारे स्टेजेस से आयरन ओर को गुजरना पड़ता है। एक बार स्टील बन गया ना, तब वो जंग नहीं खाएगा, चाहे पानी डल जाए। तुम और मैं जिसमें खाना खा रहे हैं, जिस प्लेट में, हाँ, वो किसकी है? स्टेनलेस स्टील, वो भी एक तरह की स्टील है। तो जिस ग्लास से पानी पी रहे हो ज्यादातर, अगेन स्टील। समझ गए? तो स्टील हमारे जीवन में बहुत है। हमारे देश में इंटीग्रेटेड, लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट है। सर, ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? यहां पर इस आयरन एंड स्टील प्लांट में रॉ आयरन एंड ओर से सामान बनना शुरू होता है फिनिश प्रोडक्ट तक, इसीलिए नाम है इंटीग्रेटेड। ये एक बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जहां पे कच्चे लोहे को पिघलाकर उसको आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता है और प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड। सारे प्रोसेस रॉ मटेरियल से लेकर के फ्यूल, वाटर सप्लाई से लेकर के स्टील रोलिंग तक कन्वर्ट करने तक, हर एक काम इसी जगह हो जाता है। फाइनल स्टील रोल बनने तक यह सब कुछ होता है। हमारे देश में आयरन एंड स्टील प्लांट सबसे बड़ा कौन सा है? उसका नाम है सेल। किसके पास है सेल? सरकार के पास है। गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ दी SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां। टिस्को, आओ देखें टिस्को कहां है। टिस्को, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है।
हाँ, मैंने पब्लिक सेक्टर में कहा कौन सी है, सेल, SAIL, पर प्राइवेट में सबसे बड़ी कौन सी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और क्या खास बात है इसकी, इसको आयरन और कहां से मिलता है, ये MCQ छोटा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिए, छोटा क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो इसको आयरन और मिलता है गुरु महसानी, कहां से मिलता है, कच्चा लोहा गुरु महसानी से मिलता है। मैंगनीज चाहिए होता है इसको कहां से मिलता है, जोडा से। लाइमस्टोन इसको कहां से मिलता है, डोलोमाइट और फायर क्ले कहां से मिलता है, सुंदरगढ़ से। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फायर क्ले इसको सुंदरगढ़ से मिलता है। कोल इसको झरिया से मिलता है, ध्यान से देखिए, कोल इसको झरिया से मिलता है। 1 वर्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। पानी कहां से मिलता है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, 2 नदियां, खरकई एंड सुब्रनेखा, ये दोनों नदियां क्या करती हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट को ठंडा करने में मदद करती हैं, क्योंकि बहुत हीट पैदा होती है ना, इसका यूज होता है। लेबर इसको कहां से मिलते हैं, क्योंकि ये गंगा रीजन के आसपास है तो लेबर की कमी नहीं है, पॉपुलेशन है। क्या बनाती है, हाई ग्रेड कार्बन स्टील बनाती है, जो कि स्ट्रक्चरल फिटिंग और टिन प्लेट्स में काम आता है। अगली स्टील प्लांट नाम है भिलाई। हाँ, भिलाई एक शहर है जहां पर ये भिलाई स्टील प्लांट है, शहर के नाम से ही इसका नाम है भिलाई स्टील प्लांट। तो कहां पर है भिलाई, भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। भिलाई दुर्ग नाम का एक शहर है, उसका एक छोटा सा रीजन है भिलाई, जहां पे भिलाई स्टील प्लांट है। इसको बनाया गया था 1953 में रशिया की मदद से। रशिया ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मदद किया स्टील प्लांट को बनाने में। क्या खास बात है, देखिए इसको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, इसको आयरन ओर चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, कहां से ले लेती है, डाली झरिया माइन से। इसको लाइमस्टोन कहां से मिल रहा है, नंदनी, ये याद करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये याद करना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन से बनते हैं। और इसको मैंगनीज कहां से मिलता है, बालाघाट से मिलता है। पावर सप्लाई, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बिजली का बहुत यूज है, हाई पावर कंजम्पशन है, उसको बोकारो, करगाती, झरिया, इन सबसे पावर मिलता है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन सबसे बड़ा कौन सा है इसका, कोरबा। पानी कहां से चाहिए, इसको पानी मिलता है रिजर्वायर ऑफ टेंडुला से, टुंडला नहीं, टेंडुला से मिलता है पानी। सप्लाई कहां से, टेंडुला से। नेक्स्ट, इसके पास ट्रांसपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी है, क्योंकि मुंबई नागपुर रेलवे लाइन, कोलकाता रेलवे लाइन पे इसको लिंक है, तो इसीलिए प्लांट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। लेबर फोर्स इजिली अवेलेबल है, क्योंकि आसपास मैंने कहा पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो इसलिए लेबर की प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टील प्लांट, तीसरा और आखिरी स्टील प्लांट, राउरकेला। हाँ, राउरकेला को बनाया गया था जर्मनी की मदद से। जर्मनी की एक फर्म है क्रप्स एंड डिमैग, जर्मनी की एक कंपनी है क्रप्स एंड डिमैग, इन्होंने इसको बनाने में मदद की। शहर का नाम ही राउरकेला है, शहर का नाम राउरकेला है। कहां पर है ये, सुंदरगढ़। कहां पर है सुंदरगढ़, उड़ीसा में। सुंदरगढ़ इन उड़ीसा में बनाया गया है राउरकेला स्टील प्लांट। 1959 में जर्मन की कंपनी है, उन्होंने हमें मदद किया, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, आज हम अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना रहे हैं, अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस जमाने में जब देश नया नया आजाद हुआ था, और तब हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हम आयरन एंड स्टील बिना आयरन एंड स्टील अपना बनाए देश की तरक्की नहीं कर, क्योंकि ये देश के लिए बेसिक इंडस्ट्री है, ये कोर इंडस्ट्री है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, खुद बनाना तय किया। बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो इनको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है इनको बारामात से मिल रहा है। अगेन पावर सप्लाई के लिए कोल क्या चाहिए, इसको कहां से मिल रहा है, झरिया से, तलचर से और कोरबा रिपीट हो रहा है, देख लीजिए। बिजली कहां से मिल रही है, हीराकुड प्रोजेक्ट, हाँ हीराकुड डैम, ठीक है, हीराकुड डैम से बिजली मिल रही है इसको, खूब सारी बिजली चाहिए होती है लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, पानी कहां से मिल रहा है, मंदिरा डैम, कौन सी नदी है, शंख नदी और महानदी, क्योंकि पानी खूब चाहिए होता है आयरन एंड स्टील प्लांट को। क्या करता है आयरन एंड स्टील प्लांट पानी के लिए, तो मैंने बताया आयरन एंड स्टील प्लेट्स बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे पिघलाई जाती है, उसको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगेन कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन इसके पास अवेलेबल है, इसीलिए भी। अब अगला जो स्टील प्लांट है उस पर आप ज्यादा स्ट्रेस ना करें, विशाखापट्टनम है, पर ये इंडिया का पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, विशाखापट्टनम। और छोटे स्टील प्लांट्स भी हैं, नाम है मिनी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नहीं है, ये मिनी स्टील प्लांट है। मिनी मतलब यहां पर रॉ आयरन एंड ओर की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो आयरन जो तुमने और मैंने अपने घरों से फेंक दिया है। तुम्हारे घर से कबाड़ी वाला आता है ना, लोहा ले लो, लकड़ा पुराना लोहा दे दो, ले लेता है ना, हाँ ये वो इन्हीं को बेचता है। मतलब समझ गया ना, जो कबाड़ी वाले को जो आप घर का पुराना लोहा बेच रहे हैं, सड़ा गला लोहा बेच रहे हैं, ये मिनी स्टील प्लांट क्या करते हैं, उन्हीं आयरन को, मतलब रॉ आयरन से नहीं बनाते हैं, समझ गया ना, जो मार्केट में उपलब्ध है आयरन को, उसको पिघला करके आयरन बनाते हैं, इसका नाम है मिनी स्टील प्लांट्स। तो ये स्क्रैप यूज करते हैं, समझ गए, स्क्रैप यूज करते हैं, पिग आयरन यूज करते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है उनके कंपैरिजन में। कैपेसिटी कितनी है, 10,000 टन टू 5 लाख टन। प्रॉब्लम क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा खूब चाहिए लगाने के लिए। हाँ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर एक इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना है तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और बनते बनते करीब करीब 10-10 साल लग जाता है। मतलब एक आयरन एंड स्टील प्लांट काम शुरू करते करते 10 साल तक लग जाता है, तो 10 साल तक वेट करने का समय है हमारे पास? अरे नहीं भाई, इतना टाइम थोड़ा है। तो ये बहुत समस्या है, बहुत पैसा चाहिए इसको चालू करने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, नई से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अभी आपने टेक्नोलॉजी लगाई, तब तक उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई। और समस्या किसकी है, कोल की समस्या है। आयरन एंड स्टील यूनिट के लिए कोल चाहिए होता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक हो जाना इंडस्ट्रीज का, एक भी समझ, ये भी चैलेंज है। एंड लास्ट है, इसका प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है। हाँ, आयरन एंड स्टील का प्राइस गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील हर बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत है। अब वो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो, बिना आयरन एंड स्टील के काम नहीं चला सकती।
तो इसलिए सरकार इसके दाम को खुद रेगुलेट करती है। तो बना हम रहे हैं, दाम सरकार तय करेगी, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। समझ आया ना। अब आते हैं अगली इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मतलब मोबाइल टेलीफोन, समझ गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स बन रहे हैं। समझ गया, आ गया। अब चाहे वो वॉकी टॉकी हो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। हमारे भारत की अपनी पहली फर्स्ट गवर्नमेंट टेलीफोन इंडस्ट्री बेंगलोर में बनाई गई थी, ठीक है ना। वैसे बेंगलोर को आईटी कैपिटल बोला गया ना इंडिया का, हाँ। तो यहां पर आईटीआई है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, जो 1950 में बनाई गई थी। इसका काम है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए, रेलवे के लिए, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाना। क्या बनाना, इक्विपमेंट्स बनाना। और दूसरा कौन सा है, ECIL, ये एक इंडिजिनियस यूनिट है, हैदराबाद में है। यहां पर इनके पास अपनी लेबोरेटरी है। क्या करती है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है। दूसरा है BEL, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी बेंगलोर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, डिफेंस गुड्स बनाती है, ऑल इंडिया रेलवे और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। मतलब रेलवे वालों के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, बनाती है। और खास करके सेना के लिए, हाँ, सेना के लिए हथियार बनाती है। नेक्स्ट है, इसको पहचानिए, इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड में अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तुमसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेरिकन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तुम बताओ। हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तब तक मैं इंडिया के बारे में बताता हूं। इसरो कहां पर है, इसरो का भी हेड ऑफिस बेंगलुरु में। इन्होंने इंडिया के लिए सैटेलाइट्स बनाए हैं, और अभी रिसेंटली चंद्रयान 3, जो कि वर्ल्ड फेमस है ना। हम इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया, एक लो कॉस्ट सैटेलाइट बना करके, एक रॉकेट बनाकर क्या किया, मून पे प्रोजेक्ट किया और वहां लैंड करके दिखाया। हाँ, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे इसरो के लिए। तो इसरो ने इनसेट बनाया, एप्पल, ये हमारे सैटेलाइट्स के नाम है। सर सैटेलाइट क्या होती है, अरे सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो हमारे प्लेनेट का चक्कर काट रहा है। हाँ भाई, ये हमारे प्लेनेट का चक्कर काटते हैं सैटेलाइट्स। तो हमारे सैटेलाइट का लॉन्चिंग सेशन कहां है, कहां से सैटेलाइट पर लॉन्च होती है, तो नाम है श्रीहरिकोटा से होती है। यहां एक और प्लेस है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, यहां से इनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दिया जाता है। और इंडस्ट्री कौन सी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। हमारा देश इंडिया बहुत तेजी से वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर जायंट बनता जा रहा है। सॉफ्टवेयर में बड़ी इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस नाम सुना है, विप्रोसॉफ्ट या विप्रो इंडस्ट्री, और नाम सुना है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, या महिंद्रा टेक्नोलॉजी, नहीं सुना है। ये सब हमारे देश की सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या करती हैं ये लोग, ये दूसरी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ये क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आप इमेजिन करिए, आपका मोबाइल फोन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे चलता है, हाँ, एंड्रॉइड पे चलता है फॉर एग्जांपल तुम्हारा मोबाइल फोन। ऐसे ही हर बड़ी कंपनी, अब वो चाहे बैंक हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हो, इन सब के कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। हाँ भाई, तुम जब पैसा बैंक में जमा करने जाते हो तो तुम्हारा बैंक में रिकॉर्ड हो जाता है कि तुमने बैंक में कितना पैसा जमा किया। अब तुम्हारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है उनके पास, कभी भी तुम चेक कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। तो सब किसकी वजह से है, इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मदद से। समझ में आया। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री क्या करती है, ये प्रोग्राम्स बनाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विस देती है। क्या करती है, कहां पर है ये देखिए, बेंगलुरु और हैदराबाद को लीडिंग सॉफ्टवेयर सेंटर्स बनाया गया है, ठीक है ना। हमारे देश में रिसेंट कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, नाम है परम, नाम सुना है। हमारे देश का एक सुपर कंप्यूटर है, नाम है परम। चलो, और इंडस्ट्रीज कौन सी है, टेलीविजन एंड ऑडियो इंडस्ट्री है। बहुत तेजी से टेलीविजन इंडस्ट्री बेस्ड तेजी से काम कर रही है, खास करके जो कह सकते हैं केबल टीवी या सैटेलाइट टीवी बहुत तेजी से काम कर रही है। सबके घरों में आजकल क्या है, वो यूट्यूब लगा हुआ है, या कह सकते हैं वो कौन सा नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, क्या कहते हो, है ना, क्या बिंज क्या कहते हो, ये बहुत सारा यूज कर रहे हैं आजकल बच्चे। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जैसा नाम लिखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनने वाले केमिकल्स का नाम है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। मतलब पेट्रोलियम से और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हाँ, इवन क्लॉथ बन रहा है, शूज बन रहा है, पॉलिश बन रही है, पेंट बन रहा है, वार्निश बन रही है। नहीं यकीन हो रहा है, अभी बताते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, ये देखिए बड़े बड़े पेट्रोलियम के रिफाइनरीज हैं। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर बनाती है, इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, रेजिन्स बनाती है, गम्स बनाती है, हाँ, चिपकाने वाले जो फेविकोल्स होते हैं, फेविक्विक होता है, वो इसी से बनता है। और क्या बनता है, प्लास्टिक बनता है, बाउल्स बनते हैं, बकेट्स, पेंट्स, फर्नीचर कवरिंग्स, ब्लैक कार्बन बनता है, जैसे ब्लैक इंक बनती है, कार्बन पेपर बनता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो पेट्रोलियम से बने प्रोडक्ट्स हैं, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे लेदर का फुटवेयर नेचुरल है, और लेदर की चप्पल आप पानी में डालेंगे क्या होगा पता है, हाँ, अगर आपके पास प्योर लेदर की चप्पल है तो आपने अगर पानी में डाली होगी तो जल्दी फट जाएगी, चमड़ा हाँ फैलने लगेगा, फैल के खराब हो जाएगा। पर वही आपकी प्लास्टिक की चप्पल है, सिंथेटिक चप्पल है, पानी में ले जाओ, बाथरूम में पहनो, हाँ, बारिश में घूमो, कुछ नहीं होने वाला है। तो पेट्रोलियम से बनी है। उसी तरह से नेचुरल रबड़, जो पेड़ से निकलने वाला रबड़ है, और एक सिंथेटिक रबड़ है जो पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट है, ये ज्यादा लॉन्गर लास्टिंग है। जूट प्लांट से निकलने वाला जूट फाइबर, ये नेचुरल है। हम बना रहे हैं आजकल पेट्रोलियम से बनने वाला सिंथेटिक फाइबर। हाँ, और क्या, जैसे नाइलॉन, नाम सुना है, नाइलॉन, नहीं सुना नाम, नाइलॉन कैसे बना है पता है कि नहीं, मैं दिखाता हूं। NY, नाइ और LON, तो न्यूयॉर्क और लंदन से, नहीं मालूम था ना, न्यूयॉर्क और लंदन, इन दोनों के देश के गठजोड़ से बना है ये फैब्रिक, नाम है नाइलॉन। ये आर्टिफिशियल फैब्रिक है, हाँ, ये आर्टिफिशियल फैब्रिक है, समझ गया ना, सिंथेटिक फैब्रिक है ये। और स्टील पाइप्स, तो ये मिनरल है, स्टील से बना है। जबकि आजकल क्या यूज हो रहा है, प्लास्टिक के पाइप, फुल फॉर्म है
पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ प्लास्टिक के पाइप्स, स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन, और लास्ट में कॉटन और जूट के बैग्स, और आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं पॉलिथीन बैग्स। हाँ प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा हम लोग। प्लास्टिक क्या है? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, लाखों सालों तक यह खराब नहीं हो रहा है, एक बार प्लास्टिक बन जा रही है और पड़ी रह जा रही है। चलिए प्रोडक्शन यूनिट्स कहां पर है केमिकल की, भी पेट्रोकेमिकल का नाम लिया था सारा, तो कहां का है प्रोडक्शन यूनिट्स? जैसे हरदिल्ला केमिकल्स चेन्नई में है, वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कहां पर है? मुंबई में है। पेट्रोफिल कोऑपरेटिव लिमिटेड वडोदरा नलधारी में है। रिलायंस की खुद की, हाँ रिलायंस वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स है, नहीं मालूम था तुम लोगों को? हाँ रिलायंस वर्ल्ड का, हाँ वर्ल्ड में रैंकिंग आती है रिलायंस की, सोच लीजिए, इसीलिए इतना नाम है। हजीरा में है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट का है, वो कहां पर है? पानीपत में। ये है हमारे यहाँ केमिकल पेट्रोकेमिकल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और इसका प्रोडक्शन सेंटर।